तो अभी तक हमने क्या करा था, लास्ट लेक्चर में हमने ये करा था, कैश बुक के अपने एक फंडा सीखा था, सिंगल एंट्री, सिंगल कॉलम कैश बुक एंड डबल कॉलम कैश बुक। उसकी मैंने एक इलस्ट्रेशन आपको करवाई थी और आपको एक बैक क्वेश्चन करा दिया था। ठीक है जी, तो आज हम क्या करेंगे, इसी का ही सेकंड पार्ट है, इसके बैक क्वेश्चंस की और भी प्रैक्टिस करेंगे। बट इससे पहले कैश बुक की एक और टाइप है जिसे कहते हैं पेटी कैश बुक। अब ये जो पेटी कैश बुक है, इसके भी अंदर दो तरीके की बुक्स होती है। वो कौन कौन सी होती है? एक होती है सिंपल पेटी कैश बुक और एक होती है एनालिटिकल कैश बुक, एनालिटिकल पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक का मतलब क्या है? कहता है एक कोई भी बिजनेस एंटिटी में आपके स्मॉल अमाउंट के खर्चे बहुत होते हैं, स्मॉल अमाउंट एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे कि कोई एग्जांपल दे सकते हो? टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गया, कार्टेज हो गया, आप हाँ कन्वेंस हो गया, ठीक है, प्रिंटिंग हो गया, स्टेशनरी हो गया, आप किसी को कोरियर कराते हो, हाँ टी हो गया, ठीक है ना, टी कॉफी हो गया, ये सारे छोटे छोटे खर्चे हो गए। तो ये डेली बेसिस पे देने होते हैं। तो एक बड़ा बिजनेसमैन जो है, ही इज नॉट दैट कैपेबल कि मैं छोटे छोटे खर्चों के लिए ये करूं। तो उसके लिए क्या होता है, एक इम्प्रेस्ड सिस्टम होता है। ये जो इम्प्रेस्ड सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, एक अमाउंट आपको जो दे दी जाती है, एक फिक्स्ड अमाउंट आपको दे दी जाती है इन द बिगिनिंग ऑफ अ पीरियड, कह लो वीकली, मंथली, ये इन द बिगिनिंग ऑफ किसी भी पीरियड में ये दे दी जाती है, बिगिनिंग ऑफ पीरियड। तो इससे अब अर्थात क्या है कि कोई भी बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में अगर आपको पेमेंट दे दी तो उसको आपने पूरे मंथ चलाना है। और अगर मान लो शॉर्टफॉल हो भी जाती है, तो उसके दोबारा से ले लिया जाता है, बट ये अमाउंट उतनी ही रहेगी। ठीक है जी। तो इन द बिगिनिंग ऑफ पीरियड, फॉर एग्जांपल मान लो आपको 5,000 रुपए दे दिए गए। अब ये जो 5,000 दिए गए, इसके लिए खर्चा हुआ मान लो 4780। तो आपके इन हैंड कितना बच गया? ये तकरीबन 220 बच गया, 220 रुपीज बैलेंस बच गया। अब ये जो बैलेंस है ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और अगली बार जब इंटरेस्ट मिलेगी उस अकाउंटिंग पीरियड ये या जो भी ये पीरियड जो है वो मंथली भी हो सकता है, ये अब वीकली भी हो सकता है और ये डेली भी हो सकता है। ठीक है जी। ये छोटे छोटे खर्चा ना, मान लो 1,000 रुपये रोज का दे दिया तो 1,000 रुपये खर्चा आम बात है, जहां पे 50 से 60 एम्प्लॉइज काम करते हैं। स्टेशनरी का खर्चा, चाय पानी का खर्चा, ट्रैवलिंग का खर्चा, ये बहुत छोटी सी बात है। 1,000 रुपये रोज का बहुत आम बात है। तो 1,000 दे दिया, 5,000 दे दिया, तो ये जो 220 बैलेंस है ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और आपको नेक्स्ट जो अमाउंट मिलेगी 4780 मिलेगी। यानी कि जितना आपने खर्च करा उतनी आपको दोबारा से मिलेगी। इसका फॉर्मेट क्या होता है देखो, जैसे कि मैंने बताया था, पेटी कैश बुक दो तरीके की होती है। एक होती है सिंपल, एक होती है एनालिटिकल। अब ये जो सिंपल होती है ये एक तरह से लेजर सॉर्ट ऑफ ही होती है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बट ये एनालिटिकल होती है, यहां पे एक्सपेंस वाइज कॉलम बनते हैं, यहां पे एक्सपेंस वाइज कॉलम बनते हैं। तो हम इनके फॉर्मेट देखेंगे और एक एक क्वेश्चन कर लेंगे, तो ये सिंपल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सिंपल पेटी कैश बुक का फॉर्मेट देख लेते हैं। चलिए, ये है सिंपल पेटी कैश बुक। ठीक हो गया जी। तो ये कैसे बनेगा? कहता कि सबसे पहले एक कॉलम बनेगा जिसे कहते हैं अमाउंट रिसीव्ड वाला कॉलम। इसको मैं लाइन बना देता हूं। सबसे पहले जो कॉलम बनता है ये है अमाउंट रिसीव्ड। यहां पे जितनी भी आपने बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में अमाउंट रिसीव करी हो, लेजर फोलियो कौन से लेजर में, मतलब कौन से पेज नंबर पे इसका एक्सपेंडिचर पड़ा है। उसके बाद आता है कैश बुक फोलियो। ये जो कैश आपको मिलता है वो कैश बुक में भी तो आपको पता चलेगा ना कि कैश बुक फोलियो कहां पे, मतलब कैश बुक में ये कहां पे। उसके बाद डेट आती है कि आप खर्चा क्या किस डेट को कर रहे हो। उसके बाद पर्टिकुलर्स आते हैं। उसके बाद हम बात करें तो लेजर फोलियो आता है। उसके बाद आता है वाउचर नंबर आता है। ये वाउचर नंबर VNO लिख रहा हूं, आपने वाउचर नंबर पूरा लिखना है। उसके बाद अमाउंट पेड आती है। देखो, अमाउंट रिसीव्ड पहले आ गई और अमाउंट पेड बाद में आ गई। तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे। तो बात समझ में आती है। अगर कोई अमाउंट रिसीव हुई है, मान लो अगर कोई अमाउंट रिसीव हुई है तो मान लो यहाँ पे टू बैंक हो जाएगा,
या टू कैश हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, जो कैश है वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद जो भी पेमेंट्स होंगी बाय कन्वीनियंस हो गया, बाय टी कॉफी हो गया, बाय स्टेशनरी हो गया, कुछ भी अगर खर्चे होते तो यहाँ पे आ जाएंगी। और इसके सामने इसकी पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव डेट लिखी जाएगी, चाहे वो रिसीट है चाहे वो पेमेंट है। पर्टिकुलर्स में हेड ऑफ एक्सपेंस जाएगा कि कौन से हेड में खर्चा गया। सॉरी, ये कैश बुक फोलियो यहाँ पे नहीं आना था, मैंने शायद गलत कर दिया। ये सारे के सारे ये जो खर्चे है ना, ये यहाँ पे आने पर्टिकुलर हेड ऑफ द एक्सपेंस में। तो मैं इसको दोबारा से बनाता हूँ। कैश बुक फोलियो था ये, उसके बाद यहाँ पे जो खर्चे आने थे बाय स्टेशनरी, उसके आगे डेट बाय कन्वेंस। तो इस तरह से बाय टी कॉफी, कुछ भी अगर आपने कोई खर्चा करना है, स्टैम्पेज या जो भी आएगी, तो यहाँ पे अमाउंट पेड आ जाएगी और वाउचर नंबर लिख दिया जाएंगे। ठीक है जी, वाउचर नंबर 1 2 3 ऐसे करके। तो ये सिंपल है, सिंपल पैटी कैश बुक का खर्चा। इसका एक क्वेश्चन कर लेंगे तो जिससे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी। उसके बाद आती है एनालिटिकल पैटी कैश बुक। एनालिटिकल पैटी कैश बुक का फॉर्मेट देखो। वैसे इसको जनरली हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाना चाहिए, बट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ही है ना, कंप्यूटर की स्क्रीन को हम टेढ़ा नहीं कर सकते, तो वर्टिकली बनाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से फॉर्मेट होता है। मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर देता हूँ। तो सबसे पहला कॉलम जो है रिसीट्स का। ठीक है जी, यहां पे रिसीट्स आ जाएंगी। उसके बाद बात आती है डेट की, जो भी पर्टिकुलर डेट को आपको रिसीट हुई या पेमेंट हुई। ठीक है जी। उसके बाद वाउचर नंबर आता है, फिर पर्टिकुलर्स आते हैं। वाउचर नंबर, पर्टिकुलर्स, उसके बाद टोटल पेमेंट्स आता है। यहां तक तो आपको लग रहा होगा कि सारा कुछ सेम ही तो है, उसमें डिफरेंस क्या है, बट नहीं राजी। यहां पे जो भी एक्सपेंस होंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ये बहुत सारे हमने कॉलम बना देने सेम साइज के। इसका मतलब क्या है, देखो यहां पे अगर मेरा स्टेशनरी का खर्चा है तो मैं यहाँ पे स्टेशनरी लिख दूंगा। यहाँ पे कन्वेंस का खर्चा है तो मैं यहाँ पे कन्वेंस लिख दूंगा। यहाँ पे मेरा पोस्टेज का खर्चा है तो यहाँ पे मैं पोस्टेज लिख दूंगा। और कोई खर्चा जैसे वेजेस हो गया, जीएसटी का खर्चा हो गया, सीजीएसटी एसजीएसटी का खर्चा हो गया, और या फिर कोई भी खर्चा हो गया जैसे कि कार्टेज हो गया। अब राजे पता क्या है, यहाँ पे इन सारे खर्चों का टोटल लगता है। आपने यहाँ पे मान लो यहाँ पे टू आ गया, टू बैंक आ गया, बैंक से हमें पैसे मिल गए तो यहाँ पे रिसीट आ जाएगी। ठीक है जी। बाय यहाँ पे आ गया स्टेशनरी। स्टेशनरी की पेमेंट दो जगह रिकॉर्डिंग, मान लो 700 रुपए की पेमेंट करी स्टेशनरी की तो 700 रुपए यहाँ पे भी रिकॉर्ड हो जाएगी। ये सारे कॉलम खाली। अगर मान लो मैं कहता हूं मैंने जीएसटी कोई पे करा है, जीएसटी का खर्चा कोई पे करा है, मान लो 1500 रुपए का जीएसटी का खर्चा पे करा है तो यहाँ पे जीएसटी में 1500 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये सारे ब्लैंक कॉलम आ जाएंगे, कॉलम ब्लैंक आ जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद आपने कोई कन्वेंस का खर्चा करा है तो ये जो कन्वेंस का खर्चा आपने कर दिया है, यहाँ पे मान लो 600 650 रुपए का खर्चा कर दिया तो कन्वेंस का आ जाएगा 650। फिर मैं फिर कहता हूँ स्टेशनरी का खर्चा एक बार फिर से आ गया, यानी कि ये क्या अमाउंट हमें बताती है, 150 रुपए का खर्चा और हो गया तो 150 रुपए यहाँ पे आ गया, तो इसके साथ में ब्लैंक आ जाएंगे। अब अब मैं इतनी सी एग्जांपल में आई थिंक सो सफिशिएंट होगी। तो टोटल हमने स्टेशनरी का खर्चा कितना कर दिया 850, इसका टोटल 650, इसमें कोई भी खर्चा नहीं है, यहाँ पे 1500 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बिजनेसमैन को ये भी पता चल जाता है कि पर्टिकुलर स्टेशनरी के ऊपर कितना खर्चा आ रहा है, पर्टिकुलर स्टेशनरी के ऊपर हम खर्चा कितना कर रहे हैं, और या फिर पर्टिकुलर कन्वेंस के ऊपर या पर्टिकुलर एक्सपेंस के ऊपर कितना खर्चा कर रहे हैं। ये है एनालिटिकल पैटी कैश बुक, इसका बेनिफिट यही है। ठीक है जी। तो ये एक अच्छी अकाउंटिंग प्रैक्टिस है, आपको करना चाहिए। इसी के साथ मेरे पास ये कैश बुक का जो भी चैप्टर था उसके कंसेप्ट खत्म हो गया। अब हम बैक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, बैक क्वेश्चन पे चलें। समझ में आ गया एनालिटिकल एंड पैटी कैश बुक? कोई मुश्किल तो नहीं है ना? जब हम क्वेश्चन करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ऑन पेपर हम लिखेंगे तो ये पेपर पे सेल्फ जिसे कहते हैं ना ऑटोमेशन में हाथ चलेगा। पता नहीं अब तुम्हारा कैसे होगा, मेरे को ऐसा लगता है जिस तरह से हम ये वीडियोस बना रहे हैं पेपर आपके इसी तरह से होने लग जाएंगे। ये आपको सारे गियर्स खुद खरीदने पड़ेंगे एंड पेपर आपका ऐसे चेक होगा।
वहाँ पे प्रॉपर चेक रखेंगे कि हाँ आप बुक्स ना ओपन करिए या कुछ ऐसा कुछ करेंगे, दे विल डू समथिंग लाइक दिस। तो चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं 13 कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने बोला था 13th क्वेश्चन जो है, यहाँ हम एक काम करते हैं, ओवरड्राफ्ट वाला कोई क्वेश्चन करते हैं, कुछ बड़ा भी हो जाएगा। तो हम 14 क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंने जैसा बोला था, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में अपने फोन नंबर पे व्हाट्सएप पे इसकी पीडीएफ मंगवा सकते हैं, तो आप मंगवा लेना पीडीएफ, ठीक है जी। सो दैट, वैसे ही 2019 वाली बुक का एडिशन है। तो हम क्वेश्चन रीड करते हैं। अब हम बैक क्वेश्चन करेंगे, पेज नंबर 10.45 है, क्वेश्चन नंबर 14। इसका बुक का एडिशन, टीएस गरेवाल की बुक का एडिशन जो है वो 2019-20 है। आपको अगर बुक नहीं अवेलेबल हो रही तो प्लीज मेरे से ये पीडीएफ ले लीजिए, सो दैट कि आपकी प्रैक्टिस ठीक से चलती रहे। तो सबसे पहला काम क्या है, हमने क्वेश्चन रीड करना है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन 2 कॉलम कैश बुक ऑफ गौरव। तो इन द कैश बुक ऑफ, यहां पे लिखोगे इन द कैश बुक ऑफ गौरव। ठीक है जी। अब डेट की बात करें तो 2018 चलेगा। 2018 में यहां पे लिख रहा हूं April 1। April 1 को क्या है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 1 लाख। ठीक है जी। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, तो अप्रैल जो 1 है वो यहाँ पे, क्योंकि ये अब ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट का मतलब समझते हो? ओवरड्राफ्ट का मतलब है आपने बैंक में जितना पैसा आपके लिए अवेलेबल था, आपने उससे ज्यादा विड्रॉ कर रखा है। ठीक है जी। ओवरड्राफ्ट का मतलब समझते हो कि आपके पास एक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है, बैंक से आपने कर्जा ले लिया। ये शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, जनरली रीपेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, या ऑपरेटिंग साइकिल होते हैं। इसकी डेफिनेशन खैर अलग बात है। उसके बाद April 2 की बात करते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश इंक्लूडिंग CGST एंड SGST 6%। ये इंपॉर्टेंट है, आपको बैक क्वेश्चन करवाने का, मेरे से करवाने का यही एक फायदा है कि ये जो चीजें हैं, ये जो कंसेप्ट अभी पता चल रहा है वो आपको पता चलेगा। यहाँ पे उसने क्या करा है, कैश की सेल करी है, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 2 सेल्स। अब आपको यहाँ पे सेल्स में तो सारी की सारी अमाउंट लिखनी नहीं है, ठीक है जी। सेल्स के साथ आउटपुट CGST या आउटपुट SGST, इसकी कैलकुलेशन देखो। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे थी, वर्किंग नोट नंबर 1 कितनी अमाउंट है, 4,48,000। आपको पता है इसमें GST इंक्लूडेड है, कितने % GST इंक्लूडेड है, 12% टोटल ये CGST और SGST ईच है। तो ये 100 पे ना होके 112 पे है, यानी कि अगर मैं इसको कहूं 4,48,000 112 पे है और आपको ग्रॉस अमाउंट चाहिए, तो ये आ जाएगी। तो अब अगर मैं कैलकुलेट करता हूं 448,000 डिवाइडेड बाय 112 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आता है तुम्हारा 4 लाख रुपए आ जाता है। यानी कि सेल्स की अमाउंट कितनी है, 4 लाख रुपए की। इसके ऊपर 6% कितना है, ये है आपका 24,000। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। इस कंसेप्ट को कहते हैं ग्रॉसिंग अप। इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं, ग्रॉसिंग अप ऑफ द अमाउंट। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, अब यहां पे लिखेंगे कैश में 4 लाख, 4 लाख के ऊपर 6% 24,000 CGST का, SGST का भी 24,000। ठीक है जी। इसके साथ ही मेरी अब ट्रांजैक्शन खत्म होती है। सोल्ड गुड्स इंक्लूडिंग CGST SGST ईच अगेंस्ट चेक एंड पेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डेट। तो ठीक है जी, यहां पे फिर से सेल हो जाएगी। अब ये अप्रैल कौन सी है, वो अप्रैल थी, ऊपर वाली ट्रांजैक्शन थी 2 अप्रैल, और यहां पे ये 3 अप्रैल है। 2 सेल्स और ये बैंक में आएगी, 2 आउटपुट CGST और 2 आउटपुट SGST। ठीक है जी। इसका भी हम वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 2। ये कितनी अमाउंट है, 3,36,000। इसमें भी 12% है, 112 पे होगा, ग्रॉस पे लेके जाएंगे तो आई थिंक सो ये 3 लाख आ जाएगा। 3,36,000 डिवाइडेड बाय 112 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 3 लाख आ जाएगा। अब इसके ऊपर GST निकाली है, तो 3 लाख के ऊपर 6%, ये आता है 18,000। ये आपको समझ में आया कंसेप्ट, ठीक है जी। तो अब यहां पे क्या आ जाएगा, इसमें सेल्स में आ जाएगा 3 लाख रुपए और इसमें आ जाएगा 18,000। ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है जी। ये पेपर में इसके मार्क्स होते हैं।
यही ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछते। सोल गुड्स टू रीमा इंक्लूडिंग IGST 12%। तो रीमा को सेल करा, ये ट्रांजेक्शन लिखने लगूं मैं यहाँ पे, ये ट्रांजेक्शन लिखने लगा मैं यहाँ पे। मेरे को रोक लो, कोई तो रोक लो। क्या उसने लिखा है कि उसने चेक दिया या पेमेंट दी? नहीं दी। तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये क्रेडिट सेल्स है। क्रेडिट सेल्स का कैश बुक का कोई लेना देना ही नहीं है। चलें आगे, ठीक है जी। पेड, राम पेड चेक कितने का? 78,000, डिस्काउंट अलाउड 2,000। तो राम ने चेक पे कर दिया। यहाँ पे April 6 में टू राम, चेक कितने का था? 78,000 था बस। तो वैसे 80,000 लेने वाले थे, उसको डिस्काउंट दे दिया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है 2,000। April 7 की बात करें, बॉट गुड्स फ्रॉम राहुल गुरुग्राम फॉर 40,000 प्लस, यहाँ पे इंक्लूडिंग नहीं लिखा, यहाँ पे प्लस लिखा है CGST और SGST एट द रेट ऑफ 6% ईच एंड पेड हिम बाय द चेक। ठीक है जी। अब उसको चेक से पेमेंट कर दी। ये कौन सी डेट है? April 7 है। तो यहाँ पे क्या आएगा? बाय परचेजेस। बैंक में अमाउंट कितनी आ जाएगी? इसका भी एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट क्या बनाना? 40,000 के ऊपर 6% कितना आता है? यहाँ पे परचेजेस तो 40,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे बाय IGST टू इनपुट IGST, क्योंकि ये IGST लिखा हुआ है। IGST सॉरी CGST और SGST, CGST SGST, CGST बाय इनपुट SGST। 6 4 द 24, 2400, 2400 ये अमाउंट बनेगी। ठीक है जी, श्योर है ना? ये हम एक बार चेक भी कर लेते हैं। 40,000 के ऊपर 6%, 2400, 2400। आप कुछ कह रहे थे? उसके बाद सैलरी पेड टू स्टाफ बाय चेक। आपने सैलरी पे करनी है बाय चेक, तो बाय सैलरी ये सेम ही डेट है, तो मैं डेट नहीं चेंज करूंगा। कितनी अमाउंट है बाय चेक से? 2,20,000। ऐसे ही है, सैलरी पेड टू द चेक 2,20,000। उसके बाद हम बात करते हैं डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। ये है 10th अप्रैल। तो April 10th की एंट्री वो यहां पे भी आएगी, यहां पे भी आएगी April 10th की, क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। अब बैंक इंक्रीज हुआ कैश के कारण। कितनी अमाउंट है? 3,10,000, 3,10,000। और यहां पे कैश कम हुआ बैंक के कारण। ये क्या है? 3,10,000। ये बात समझ में आती है? और एक चीज और, यहां पे कंट्रा एंट्री लिखनी पड़ेगी। ठीक है जी। चले नेक्स्ट। रिसीव्ड चेक फ्रॉम सुरेश एंड पेड इनटू बैंक, डिस्काउंट अलाउड 1,500। तो वो कहता कि टोटल सुरेश से लेने वाले कितने बनते थे? 1,30,000 लेने वाले बनते थे। सुरेश से हमने चेक ले लिया और पेड इनटू बैंक कर दिया। ये कौन सी डेट है? April 11th। टू सुरेश कितने का चेक है? सुरेश का जो चेक है 128500। तो ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। रिसीव्ड फ्रॉम आर कुमार अ चेक फॉर अ फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर 1,95,000। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर डिस्काउंट कॉलम बनाना होता तो ये 1,95,000 रेलिवेंट थी। उसने 1,87,500 ले लिया। तो रिसीव्ड April जो 15th है, April 15 जो है टू क्या ये है अमाउंट है? किस बंदे से लिया? आर कुमार, टू आर कुमार। इससे अमाउंट थी 1,87,500। ठीक है जी, नेक्स्ट चल सकते हैं। पेड वेजेस इन कैश, April 18th की जो ट्रांजेक्शन है, April 18th की जो ट्रांजेक्शन है बाय वेजेस। अब ये जो वेजेस पे करी है वो कैश में ही पे करी है। ये कितनी है? 30,000 की वेजेस है। तो काम बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बैंक चार्जेस इंक्लूडिंग CGST एंड SGST 5,600। तो बैंक चार्जेस लगे हैं, तो बाय बैंक चार्जेस। अब ये डेट कौन सी है बैंक चार्जेस की? 20th of April। तो ये जो बैंक चार्जेस है इसका भी वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो इसका वर्किंग नोट क्या कहता है? कहता 5,600 में कितने % GST इंक्लूडेड है? 6% है ना। तो ये 112 पे होगा, आपको 100 पे लेके जाना है। तो 5,600 डिवाइडेड बाय 112
इंटू 100, ये 5000 की आ जाएगी। 5000 के ऊपर 6% लगेगा तो ये 300 ईच आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये जो 300 है यहाँ पे डाल देंगे तो बैंक चार्जेस आ जाएगा, बैंक में ही आएगा 5000 बाय इनपुट CGST और ये बाय इनपुट SGST 300, तो आपका 5600 पूरा। ठीक है जी, चलें जी नेक्स्ट चलें। उसके बाद कौन सी ट्रांजैक्शन है, कौन सी अप्रैल को ट्रांजैक्शन है, उसके बाद है विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 1 लाख। तो ये भी काउंटर एंट्री है आपकी। अप्रैल जो है यहाँ पे 22 अप्रैल को यहाँ पे भी ट्रांजैक्शन आएगी और यहाँ पे भी ट्रांजैक्शन आएगी। वो कहता है कि आपका कैश बढ़ गया बैंक के कारण, तो कैश अकाउंट में कितना आ जाएगा 1 लाख। ठीक है जी, तो 1 लाख यहाँ पे आप लिख दीजिए और यहाँ पे आपका बैंक कम हो गया कैश के कारण, यहाँ पे आप बैंक के कॉलम में 1 लाख लिख दीजिएगा। ठीक है जी, तो ये इसको काउंटर एंट्री भी मेंशन करना है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई थिंक सो। आगे चलें। अप्रैल 22 के बाद देखना जरा कौन सी ट्रांजैक्शन है। 22 को एक और है विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर द पर्सनल यूज। तो यहाँ पे बाय ड्राइंग्स अगर मैं कर दूंगा, क्योंकि ये पर्सनल यूज के लिए, कोई कैश थोड़ा ना निकाल रहा है। ये कितनी अमाउंट है 1,20,000। तो बैंकिंग की बहुत सारी ट्रांजैक्शन है यहाँ पे। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय चेक, तो यहाँ पे अप्रैल जो है तुम्हारी 25 जो है वो 25 अप्रैल क्या कहती है, बाय इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे कितनी अमाउंट है 2 लाख रुपीज की इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अमर अलाउड हिम डिस्काउंट 1800। तो टोटल 60,000 लेना था, तो यहाँ पे 2 अमर आ जाएगा 58,200। ठीक हो गया जी, अमर से हमने चेक ले लिया। ये अप्रैल 26 की ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पे एक और दिक्कत आ गई। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो खर्चे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के ये वाले खर्चे नहीं है, वो हमने नीचे वाली अमाउंट उठा ली थी। तो इलेक्ट्रिसिटी के जो खर्चे हैं वो हैं कितने 31,500। उसके बाद ये जो इशूड अ चेक इन फेवर ऑफ सुधा एज एन एडवांस फॉर द परचेज ऑफ हाउस ऑफ गौरव। तो यहाँ पे गौरव के हाउस को परचेज के लिए सुधा को चेक दिया गया। तो ये बताओ कि ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन है कि पर्सनल ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा बाय ड्राइंग्स। आपने घर खरीदना भाई साहब, तो आप घर की ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो यहाँ पे 2 लाख रुपए ड्राइंग्स में लिखा जाएगा। चले जी आगे। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अमर, अमर से 58, हाँ ये तो हमने ट्रांजैक्शन कर ली थी। उसके बाद चेक रिसीव्ड फ्रॉम अमर सेंड टू बैंक। ओहो, यहाँ पे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में हमें पता चला कि ये जो अमर की जो चेक हमने लिया था उसको चेक्स इन हैंड में कन्वर्ट करना था। ये कल भी हमने एक ट्रांजैक्शन बताई थी, तो मैं आपको दोबारा से बताता हूँ ये अमर वाली ट्रांजैक्शन कैसे हुई होगी। अमर से हमें पैसे आए चेक्स इन हैंड में, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिटेड 58,200 टू अमर, क्योंकि अमर से तो हमने पैसे ले लिए, अमर का अकाउंट हमने खाली कर दिया। ये कौन सी डेट को आया था 26 को। अब 28 को वो क्या कहता आप इसको बैंक में लगा सकते हो, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक्स इन हैंड। तो वहां पे जो 28 ऑफ अप्रैल को एंट्री आएगी, पहले तो 26 हट जाएगी, तो 26 हट के यहाँ पे आ जाएगी 28 ऑफ अप्रैल। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं। 2 चीजों को चेंज करना है, यहाँ पे 26 की जगह 28, अमर की जगह चेक्स इन हैंड। तो यहाँ पे 28 और यहाँ पे चेक्स इन हैंड। आई थिंक सो ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट एंट्री बात करते हैं, बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। तो बैंक ने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव कर लिया है कौन सी अप्रैल को, आई थिंक सो ये 30 ऑफ अप्रैल को है। कितनी अमाउंट है इसकी 15,000, तो बैंक 15,000 से बढ़ गया। पेड रेंट फॉर द मंथ ऑफ मई 2018 इंक्लूडिंग CGST एंड SGST 2400। तो बाय रेंट की बात करेंगे और बाय इनपुट CGST SGST, ये सेम मतलब उसमें बाय इनपुट लिख देना। तो रेंट की जो ट्रांजैक्शन है वो 30 अप्रैल को, और ये ड्राइंग्स की जो थी हमने डेट शायद नहीं लिखी, तो आई थिंक से वो 26 थी है ना, ड्राइंग्स की थी जो हमने इशूड अ चेक इन द फेवर, अरे 25 है, वो सेम है, ठीक है वो सेम ही है।
चलो उसके बाद रेंट की जो कैलकुलेशन करनी है वो भी वर्किंग नोट बना देंगे। रेंट कितने का था आपका 22,400 का था, इसमें जीएसटी 6% यानी कि 112 पे होगा, तो ये 20,000 का होगा, इसके ऊपर 6% लगेगा यानी कि ये आ जाएगा 1200। तो टोटल जो अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे रेंट की जो अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे आ जाएगी, हम इसको अगर बैंक नहीं लिखा तो हम ये मानेंगे कैश में पे करा, और यहाँ पे आ जाएगा 1200 और 1200। आई थिंक सो ये क्वेश्चन की लास्ट ट्रांजेक्शन थी। अब हमने इसका टोटल लगाना है। तो जब हमने इसका टोटल लगाया ये आया 648,000 और यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड ऑन आया, हमने कैलकुलेशन कर ली थी, हमने पॉज करके कैलकुलेशन करी थी, ये आती है 285600 यानी कि यहाँ पे 648,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो अमाउंट आती है टू बैलेंस कैरिड ऑन आती है, ये कितनी अमाउंट आती है 108700, ये एंट्री बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे टोटल आता है वो हम एक बारी फिर से लगा लेते हैं। ये जो टोटल आएगा 3 लाख प्लस 18,000 प्लस 18,000 प्लस 78,000 प्लस 3,10,000 प्लस 128500 प्लस 187500 प्लस 58200 प्लस 15,000 प्लस 108700, ये जो आएगा 1221900। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1221900। तो यहाँ पे थोड़ी स्पेसिंग की प्रॉब्लम है, आप इसको साफ सुथरा करिएगा। नोटबुक और कंप्यूटर की स्क्रीन पे लिखना थोड़ा सा डिफरेंस रहता है हैंड राइटिंग का। तो इसी के साथ मेरा ये कैश बुक का ये वाला बैक क्वेश्चन खत्म होता है। तो एक टाइप खत्म हो जाती है कैश बुक की। आपको अब इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितने भी क्वेश्चन बचे हुए, मैंने सबसे मुश्किल क्वेश्चन करा दिए। जो भी क्वेश्चन बचे हुए वो आपके होमवर्क में आपको पीडीएफ में भेज दूंगा। कल को जो हमारा लेक्चर होगा उसमें एनालिटिकल पेटी कैश बुक और सिंपल पेटी कैश बुक का एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा। उसके बाद आप अगर कोई भी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहता है तो उसको टेस्ट जो है वो टेस्ट मिलेगा, कैश बुक का टेस्ट होगा। पिछले जो चैप्टर का टेस्ट अगर वो देना चाहता है तो ऑलरेडी हमारे पास रेडीली अवेलेबल है, कंटैक्ट करके टेस्ट की तैयारी कीजिए और अच्छे नंबर लीजिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।